नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। 3 दिन की यात्रा पर लंदन पहुंचे प्रधानमंत्री। व्यापार और निवेश पर होंगे अहम करार। आज ड्राफ्ट करेंगे ब्रिटेन की संसद को संबोधित। टीपू सुल्तान की जयंती पर कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन जारी। गिरीश कर्नाड और बीजेपी सांसद को जान से मारने की धमकी। कल वीएचपी का कर्नाटक बंद। तमिलनाडु में भारी बारिश से 41 लोगों की मौत, 27,000 बेघर। मृतकों के परिजनों को 4 लाख के मुआवजे का ऐलान। राहत और बचाव कार्य जारी। लगातार दूसरे महीने खुदरा महंगाई दर में इजाफा। अक्टूबर में खुदरा महंगाई बढ़कर 5%। सितंबर में औद्योगिक उत्पादन में 3.6% की बढ़ोतरी। भारत नेपाल सीमा पर गतिरोध जारी। मधेशी आंदोलनकारियों ने की ट्रकों में तोड़फोड़। संयुक्त राष्ट्र का जरूरी सामानों की आपूर्ति बहाली पर जोर। और आइए अब देखते हैं आज की पहली खबर। भारत नेपाल सीमा पर एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। मधेशी प्रदर्शनकारियों ने जरूरी सामानों को ले जा रहे नेपाली वाहनों पर हमला कर दिया और ट्रकों में आग लगा दी। इस ताजा घटना के बाद एक बार फिर सीमा पर यातायात ठप हो गया है। यह घटना संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून के अनुरोध के बावजूद हुई है। नेपाल में संकट गहराता जा रहा है। संयुक्त मधेसी फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने जरूरी सामान काठमांडू ले जा रहे वाहनों पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया। रक्सौल सीमा के पास बीरगंज में भवानीपुर चौक पर प्रदर्शनकारियों ने एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया, जबकि 3 ट्रकों में तोड़फोड़ की। इस घटना के बाद से सीमा पर वाहनों की आवाजाही रुक गई है। भारत ने नेपाल में जारी नाकेबंदी के लिए उसके आंतरिक कारणों को जिम्मेदार बताया है। भारत का कहना है कि इस गतिरोध को दूर करने का एकमात्र रास्ता बातचीत है। तो नेपाल को ये सोचना चाहिए जो उसको जितने उसके संबंध गहरे भारत के साथ हैं वो और किसी देश के साथ ना है ना हो सकते हैं। तो हमारे तो संबंध बहुत ही घनिष्ठ हैं और बहुत ही अभिन्न हैं और इनको हमें देखना चाहिए और आर्थिक संबंध भी बहुत गहरे हैं। नेपाल में बीते करीब 2.5 महीने से मधेसी आंदोलन की वजह से भारत से लगी रक्सौल बीरगंज सीमा पर यातायात बाधित है। इस सीमा से ही 70% कारोबार होता है। चाहे वो तेल हो, चाहे और पदार्थ हो, चाहे वो दाल हो, चीनी हो, सीमेंट हो, सब यहाँ से जाए। परंतु वहां पर क्योंकि हालात ही ऐसे नहीं है और नेपाल गवर्नमेंट ऐसे हालात बनाने में असमर्थ है, क्योंकि वो इनके साथ मिलकर उनको बातचीत करनी चाहिए, इनके साथ मिलकर उनको इस जो मसले का है उसको समाधान निकालना चाहिए। उधर संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने नेपाल के ताजा हालात पर चिंता जताई है। उन्होंने नेपाल में जरूरी सामानों की आपूर्ति पर जोर देते हुए कहा कि भारत और नेपाल दोनों देशों को आपूर्ति में आ रही दिक्कतों को दूर करने की दिशा में तुरंत कदम उठाने चाहिए। बान की मून की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि मानवीय संगठनों को ऊंचे इलाकों में अभियानों को जारी रखने और भोजन और गर्म कपड़े पहुंचाने के लिए तुरंत ईंधन की जरूरत है और अगर ऐसा नहीं होता है तो सर्दी में ऊंचे इलाकों का संपर्क टूट जाएगा। नेपाल के मधेसी लोग देश में लागू हुए नए संविधान का विरोध कर रहे हैं। इस आंदोलन के चलते वहां जरूरी सामानों की किल्लत है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एस.टी. मुनि, विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और आपसे पहला सवाल कि करीब 2.5 महीने से मधेशी आंदोलन की वजह से सीमा पर तनाव है। इस सीमा से 70% जो है वो कारोबार होता है, लेकिन अब सवाल यह है कि आखिरकार इस समस्या का हल क्या है? आए दिन घटनाएं हो रही हैं। अभी ताजा हमलों में आंदोलनकारियों ने ट्रकों पर हमला किया। देखिए, इसकी जो जड़ है जी वो है नेपाल का नया संविधान और उस नए संविधान में मधेसी लोगों को ऐसा लगता है और सही लगता है कि उनको उनका हक नहीं मिला और जो न्याय वो चाहते थे इस नए संविधान से वो उनको नहीं मिला है।
इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। जैसा आपने कहा, अब लगभग 3 महीने आज या कल हो जाएंगे, 3 महीने हो जाएंगे करीब। और ये आंदोलन की वजह से पहले उन्होंने सिर्फ काठमांडू की खिलाफत की थी, अब उन्होंने कहा काठमांडू मानता नहीं, इसलिए हम काठमांडू सामान नहीं जाने देंगे। और इसीलिए उस सारे सामान को, जो नाके हैं बने हुए नेपाल और भारत के बीच में, वहीं पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये सही है कि कुछ नाकों में से सामान जा सकता है, लेकिन वो नाके व्यापार के हिसाब से नहीं बने हुए हैं और उनसे सामान जाने में दूर दराज से जाना होगा। और उसमें भी जैसा आपने अभी बताया कि आंदोलनकारी जो अंदर सामान जाए उसमें भी दखल कर सकते हैं। तो इसीलिए भारत ने ये कहा है कि जब तक आपकी आंतरिक समस्या ठीक नहीं होती, हम सामान भेज नहीं सकते हैं। जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने शिकायत उठाई है और इसीलिए ये समस्या बनी हुई है। लेकिन एक बात ये भी है कि सामान के नहीं जाने से आम नेपाल का जो नागरिक है वो वाकई बहुत त्रस्त है। सही तौर पर। अब यही मेरा आपसे अगला सवाल था कि भारत कह रहा है कि नेपाल के आंतरिक कारण इसके लिए जिम्मेदार है, उधर नेपाल इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है। अब भारत ने कहा कि बातचीत ही इसका एक तरीका है समस्या को हल करने का, तो क्या वजह है कि बातचीत नहीं हो पा रही है, रुकावटें कहाँ हैं? नहीं, बातचीत शुरू की नहीं है। 2-3 राउंड पहले हुए थे बीच में, और उसमें ये तय किया गया था कि सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं नेपाल की, उनको एक राय होकर मधेश वाले लोगों से बात करनी चाहिए। और वो बात, एक वहां त्योहार वगैरह भी हैं अभी बहुत सारे, इसलिए वो बात रुकी हुई है। लेकिन जो असलियत है वो ये है कि जो नेपाल का नेतृत्व है इस समय का, वो ये समझता है कि मधेश की सारी मांग गैर वाजिब है, जायज नहीं है, और इसीलिए उसका मूड ही नहीं है। अभी कल ही प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया वहां पर और कहा कि 2 लोगों के आंदोलन करने से हम लोग कोई सड़क थोड़ा रोक देंगे। 2 लोगों का आंदोलन नहीं है, हजारों लोग उसमें बसे हुए हैं। और ये भी काठमांडू को ख्याल रखना चाहिए कि भारत का जो सामान से आवाजाही है वो 20 सितंबर के आसपास रुका है। आंदोलन उसके पहले का है। तो अगर भारत को ही आंदोलन करवाना था या सामान नहीं भिजवाना था तो पहले क्यों नहीं रोका गया? इसीलिए इसको समझने की जरूरत है। और काठमांडू खाम में एक ईगो पर, एक अपने भावना को लेकर टिका हुआ है। उनको सोचना चाहिए कि अपने ही लोग हैं जिनको उन्हें अकोमोडेट करने की जरूरत है। क्या वो ये इस तरह का कुछ विचार कर रहे हैं कि मधेशों से बातचीत की जाए? क्योंकि ऐसी खबरें थी कि वो मधेशों से बातचीत करेंगे और कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। नहीं, बातचीत मैंने कहा ना 3-4 राउंड्स हुए, उसमें एक तो दोनों तरफ कुछ न कुछ करेक्शन की जरूरत है। बिल्कुल। एक तो काठमांडू को बहुत संजीदगी के साथ में और सिंसियरिटी के साथ में, संवेदनशीलता के साथ में मधेशियों से बात करनी चाहिए और उनकी जो मांगे हैं उनको सोचना समझना चाहिए। दूसरी तरफ मधेशियों को भी ये सोचना चाहिए कि सारी बातों का हल एक बार में नहीं निकलेगा, इसलिए जितना कुछ मिल सकता है अभी वो उन्हें ग्रहण करके फिर अपने आगे की बातचीत या संघर्ष या लड़ाई उसको जारी रखने की जरूरत है, कोशिश है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने भी इस पर गहरी चिंता जाहिर की और उन्होंने कहा है कि कम से कम समस्या का समाधान आप करें, कोशिश करें। देखिए, बान की मून के पहले के जो बयान है उसमें उन्होंने काठमांडू से भी ये कहा है कि आप सभी लोगों को साथ लेकर चलिए। अभी जो लेटेस्ट बयान आया है वो उनका एक सवाल के जवाब में था। जब लोगों ने पूछा कि देखिए वहां पर ये सब हो रहा है, तो उन्होंने कहा ये नहीं होना चाहिए। और ये सही है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं भी मानता हूं कि आम नेपाली को जो तकलीफ है वो फालतू में तकलीफ है, वो सरकार की बनाई हुई है, चाहे भारत पे वो दोष दें और चाहे भारत ने उसकी मदद भी की हो मधेशियों की। तो ये बयान एक कोई संयुक्त राष्ट्र संघ का रिजोल्यूशन नहीं है। एक सवाल उनसे पूछा गया और उसका उन्होंने वाजिब जवाब दिया है और उसको उसमें सोच विचार काठमांडू और भारत दोनों को करना चाहिए। बिल्कुल, दोनों को करना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आप स्टूडियो में आए, शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की पहली खबर। फिलहाल रुकेंगे छोटी सी ब्रेक। और फिलहाल यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बात आम
अवाम की, जीवन संग्राम की, दुनिया जहान की, जो करती है आप पर असर। हम बनाते हैं उसको खबर। देखिए RSTV विशेष सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिटेन दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की यात्रा पर आज ब्रिटेन पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी यात्रा से दोनों देशों के संबंधों में मजबूती आएगी और भारत में होने वाले निवेश में इजाफा होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने यह उम्मीद जताई है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों के साथ ही गहरी रणनीतिक साझेदारी बढ़ेगी। डेविड कैमरन और नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद कई अहम समझौते होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली ब्रिटेन यात्रा पर लंदन पहुंचे नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कैमरून से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों पर चर्चा की और विकास में सहयोग के खाके पर बातचीत की। इसके बाद दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक शुरू हुई। इसमें व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, निवेश, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद के मुद्दे पर जोर रहा। भारत और ब्रिटेन के बीच $10 अरब के समझौते होने की उम्मीद है। बाद में दोनों देशों की तरफ से साझा बयान जारी किया जाएगा। भारत और ब्रिटेन के बीच अभी $18 अरब का व्यापार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा का मकसद भारत और ब्रिटेन के व्यापारिक संबंधों में तेजी लाना है। दोनों देश 11 साल से रणनीतिक साझेदार भी हैं। इस दिशा में भी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। इस लिहाज से प्रधानमंत्री की यह यात्रा काफी अहम है। हमारा भारत का मेक इन इंडिया सिर्फ यहाँ से निवेश वहाँ जाना सिर्फ नहीं है, लेकिन वहाँ का अगर कुछ चीज अच्छी बन रही है वो अगर हम प्रदेश ला सके तो वहाँ पे रोजगार भी अच्छा मिलेगा और प्रगति भी होगी देश में। It's absolutely important. India is the third largest investor into the UK. UK is the second largest investor into India. So that relationship is absolutely strong and it's now an equal partnership. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट स्क्वायर में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे और संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। डेविड कैमरून के साथ नरेंद्र मोदी की बातचीत ब्रिटेन प्रधानमंत्री के बर्मिंघमशायर स्थित चेकर्स आवास में जारी रहेगी। शुक्रवार को प्रधानमंत्री कारोबारियों के साथ गोल मेज के लिए लंदन वापस जाएंगे। बाद में प्रधानमंत्री महारानी एलिजाबेथ की तरफ से दिए गए भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेम्बली स्टेडियम में भारतीय लोगों की तरफ से आयोजित समारोह समेत कई और कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आरफा खानम शेरवानी, राज्यसभा टीवी, लंदन। और प्रधानमंत्री के ब्रिटेन दौरे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरफा खानम शेरवानी संवाददाता सीधे लंदन से जुड़ेंगे, उनका रुख करेंगे। आरफा, प्रधानमंत्री कोई भारतीय प्रधानमंत्री 9 साल बाद ब्रिटेन के लिए गया है। आज का क्या कुछ कार्यक्रम था ये जानना चाहेंगे और ब्रिटेन की संसद को कब तक संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री? जी अमृता, देखिए अभी फिलहाल बायलैटरल टॉक्स जो द्विपक्षीय बातचीत है वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर शुरू हो चुकी है दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जैसे आप जानती हैं, ये पहली ब्रिटेन यात्रा है और करीब करीब 1 दशक में कोई प्रधानमंत्री भारत का पहली बार यात्रा कर रहा है ब्रिटेन की। हालांकि डेविड कैमरून जो है वो अपने टेन्योर में 3 बार भारत जा चुके हैं, तो आप महत्व का अंदाजा लगा सकती हैं। प्रधानमंत्री के साथ जो बिजनेस डेलीगेशन है, काफी बड़ा बिजनेस डेलीगेशन आया हुआ है और काफी जो भारत की तमाम जो टॉप मोस्ट कंपनीज हैं उनके
CEOs भी ट्रैवल कर रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ। तो जो ट्रेड है, जो बिजनेस है, वो टॉप एजेंडे पे होने जा रहा है। इसके अलावा पॉलिटिक्स से इनकार नहीं कर सकते कि बायलैटरल जो टॉक्स हैं, बातचीत है पॉलिटिकल, वो भी अपनी जगह शेप ले रही है। कल के प्रोग्राम के लिए लगातार तैयारियां हो रही है। लेकिन अभी जहां मैं खड़ी हुई हूँ बहुत दिलचस्प जगह है। मुझसे सिर्फ सीधे हाथ पे अगर आप देखेंगी तो यहाँ 10 डाउनिंग स्ट्रीट ये कहलाता है, जहां पर द्विपक्षीय बातचीत हो रही है। और अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा मदद करें और इधर दिखाने की कोशिश करें, इधर आप देख रही हैं यहाँ पर 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर जहां द्विपक्षीय बातचीत हो रही है, वहीं पर बहुत जबरदस्त प्रदर्शन भी हो रहे हैं। प्रदर्शन दो तरह से हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए स्वागत के कार्यक्रम जिन्होंने रखे हैं, वो लोग भी हैं। लेकिन उन लोगों की भी कमी नहीं है जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके विरोध में। मेरे से ठीक पीछे आप देखेंगे यहाँ पर महात्मा गांधी की मूर्ति है, जिसके लिए आएंगे अभी प्रधानमंत्री थोड़ी देर बाद, यहाँ पर उसका अनावरण करेंगे। यहाँ पर पहुंचेंगे तो कार्यक्रम उनका काफी पैक्ड होने जा रहा है। उसके ठीक बाद जो है वो पार्लियामेंट को संबोधित करेंगे। काफी उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। लोकली लोगों से बातचीत करने की मैंने कोशिश की और काफी अवेयरनेस लोगों में इस बात को थी कि भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पर आने जा रहे हैं। लेकिन कल के कार्यक्रम के लिए जो डायस्पोरा है भारतीय, उसमें काफी तैयारियां चल रही हैं। एक मोदी एक्सप्रेस नाम की बाकायदा बसेस शुरू की गई हैं, जिसमें बैठकर करीब 60-65 हजार लोग जो हैं वो वैमली पहुंचेंगे और वहां भाग लेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे। ठीक उसी अंदाज में जैसे कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन वॉशिंगटन में किया गया था, बिल्कुल उसी के पैटर्न पर, लेकिन लोगों की तादाद कहीं ज्यादा होगी। बिल्कुल। आपके साथ ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री, आप ब्रिटेन के लोगों में उनके आगमन को लेकर कितना उत्साह है, किस तरह की प्रतिक्रिया आपको मिल रही है? देखिए, ब्रिटेन के लोगों का मिजाज थोड़ा सा अलग है अमृता। ये कहना मुश्किल है कि किस तरह से लोगों में जनरल अवेयरनेस विदेश मामलों को लेकर एक सेक्शन है जो रखता है, लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ पर उस तरह से पॉलिटिकल जो है वो अवेयरनेस लोगों में नहीं है कि अगर विदेशी नेता आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा इस पर कोई ध्यान देगा। लेकिन बिल्कुल फिलहाल इस इलाके में कम से कम जहां हम हैं, जहां प्रधानमंत्री की मौजूदगी है, यहाँ तो लगभग लोग बात कर ही रहे हैं इस बारे में, क्योंकि चारों तरफ बैरिकेडिंग हो रही है, पुलिस मौजूद है, तो लोग पूछ रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर अखबार आप देखें ब्रिटिश, तो उससे पता चलता है कि अच्छा खासा स्पेस मिला हुआ है। गार्जियन अखबार का मैं जिक्र करूं, उसमें बताया गया है कि हिस्टोरिक जो है ये बातचीत होने जा रही है डेविड कैमरन की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो अखबारों के जरिए अगर लोगों के सेंटिमेंट्स या लोगों के एक्सप्रेशंस का अंदाजा लगाया जाए तो अच्छा खासा स्पेस है। लेकिन यहाँ थोड़े से लोग का मिजाज अलग है, रिजर्व रहते हैं, कम बातचीत करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि करीब 10 सालों में जो भारतीय प्रधानमंत्री कोई आ रहा है, उसमें जिस तरह से खासकर कल का जो दिन है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और कल क्वीन के साथ, क्वीन एलिजाबेथ के साथ लंच करने के बाद सीधे प्रधानमंत्री वैमली की तरफ निकल जाएंगे, जहां उम्मीद की जा सकती है कि वो अपने अंदाज में लोगों को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आरफा हमसे बातचीत करने की। आप अपनी नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट्स हम लेते रहेंगे। और कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। टीपू सुल्तान की जयंती मनाने की कर्नाटक सरकार के फैसले को लेकर जारी विरोध जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस और वाम दलों के साथ ही टीपू सुल्तान के वंशज ने बीजेपी पर सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने बिगड़ते माहौल के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से इस्तीफे की मांग की है। अपने कार्यकर्ता की मौत के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने कल कर्नाटक बंद करने का फैसला किया है। हजरत टीपू सुल्तान आज टीपू सुल्तान की जयंती समारोह से शुरू हुआ विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। इस मसले को लेकर कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन जारी है। टीपू सुल्तान के समर्थन में बयान देने के लिए साहित्यकार, नाटककार और अभिनेता गिरीश कर्नाड को जान से मारने की धमकियां मिली हैं। कर्नाड ने बेंगलुरु एयरपोर्ट का नामकरण टीपू सुल्तान के नाम पर करने की मांग की थी। कांग्रेस के साथ ही टीपू सुल्तान के वंशज ने बीजेपी पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। कुछ लोग अपने जाति मफाद के लिए जानबूझ के कर रहे हैं ताकि इसको एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ जोड़ा जाए, जो नहीं होना चाहिए। बीजेपी and Modi Sarkar stop giving oxygen to these elements of VHP, RSS and other communal elements in Karnataka and elsewhere in the country, and in the name of religion, in the name of caste, killing innocent people, which is not acceptable to the citizens of this country. उधर टीपू सुल्तान की जयंती मामले पर टिप्पणी करने वाले बीजेपी सांसद प्रताप सिंह को भी फेसबुक पर जान से मारने की धमकी दी गई है। बीजेपी ने कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से इस्तीफे की मांग की है। वहीं केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने बेंगलुरु एयरपोर्ट का नाम बदलने की किसी भी मांग पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी से सिद्धारमैया, जो कि वहां के मुख्यमंत्री हैं,
उनका रेजिग्नेशन, उनका त्यागपत्र डिमांड करते हैं, क्योंकि महीनों से ये देखने को मिल रहा है कि कर्नाटक में कानून की व्यवस्था बनाए रखने में वो सक्षम नहीं है। अभी केम्पेगौड़ा बेंगलुरु शहर का निर्माता है, बहुत आदर करते जनता उनको, और उनका नाम बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रखा है। पब्लिक ने उसको स्वागत किया है। अभी चर्चा करना नए केम्पेगौड़ा के जगह पे अमुक व्यक्ति का नाम रखे तो अच्छा होता है, मतलब नहीं। कर्नाटक सरकार ने 10 नवंबर को 18वीं सदी के मैसूर शासक टीपू सुल्तान की जयंती समारोह का आयोजन किया था। इसका बीजेपी ने बहिष्कार किया था। साथ ही विश्व हिंदू परिषद और कुछ दूसरे संगठनों ने राज्य भर में विरोध प्रदर्शन भी किए थे। इस दौरान कोडगू में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई थी। बीजेपी इस मामले की न्यायिक जांच की मांग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ में भ्रष्टाचार की जांच के लिए संसदीय समिति बना दी है। समिति को अगले 48 घंटे में रिपोर्ट सौंपनी है। कमेटी वित्तीय धांधली, फंड्स में हेराफेरी, स्टेडियम के रखरखाव, सरकारी पैसे के बकाये जैसी शिकायतों की जांच करेगी। बिशन सिंह बेदी समेत कुछ सीनियर क्रिकेट खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से डीडीसीए की कार्यप्रणाली को लेकर शिकायत की थी। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ यानी डीडीसीए में कथित गड़बड़ियों की जांच 2 सदस्यीय समिति करेगी। समिति में शहरी विकास और खेल विभागों के सचिव शामिल हैं। समिति शनिवार तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट सौंपेगी। डीडीसीए में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने समिति बनाने का फैसला किया है। अक्टूबर में दिल्ली सरकार ने डीडीसीए को 24 करोड़ रुपए के मनोरंजन कर का भुगतान करने का भी निर्देश दिया था। हालांकि डीडीसीए का कहना है कि कर विभाग ने 2008 से 2012 के बीच ये कर लगाया है, जबकि समय सीमा के बीच डीडीसीए को कर में छूट दी गई थी। सिलेक्शन जब नहीं होते हैं तो इस प्रकार के आरोप लगते हैं, और जहां जहां हमारे पास शिकायतें आ रही हैं, करेक्टिव मेजर्स आर बीइंग टेकन, द सेलेक्टर्स आर बीइंग ब्रीफ्ड। हमारे जो वकील लोग बोल रहे हैं कि ये टैक्स हम पे नहीं लग सकता, और पहले लगता भी नहीं था। सो इट इज ए लॉ इलीगल इशू, लॉ पॉइंट इज इन्वॉल्व इन दिस। हम कोशिश कर रहे हैं इसको सॉर्ट आउट करने की, और हमने टाइम ही मांगा है केजरीवाल जी से, और उसमें हो सकता है हम कल जाएं भी। डीडीसीए में भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी ने हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद का भी मानना है कि डीडीसीए में बड़े पैमाने पर वित्तीय धांधली का खेल जारी है। केवल 24 करोड़ के एंटरटेनमेंट टैक्स का नहीं है, यहाँ तक कि सीबीआई ने भी नोटिस उनको सर्व कर दिया है। आरओसी ने 1.55 करोड़ की जो राउंड ट्रिपिंग हुई है, और ऐसे न जाने अनेकों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए बर्बाद हुए हैं। 400 करोड़ रुपए की यहाँ पर लगभग हेरा फेरी है पिछले 10 सालों के अंदर। विवादों के बीच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी टेस्ट सीरीज के चौथे मैच पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ये मैच 3 दिसंबर को शुरू होना है। बीसीसीआई ने डीडीसीए को चेतावनी दी है कि जरूरी तैयारी पूरी नहीं होने पर मैच पुणे शिफ्ट कर दिया जाएगा। बीसीसीआई ने डीडीसीए को विवाद सुलझाने के लिए 17 नवंबर की डेडलाइन दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और तमिलनाडु में भारी बारिश और बाढ़ के चलते पिछले 2 दिनों में कम से कम 41 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 29,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अकेले कुडलोर जिले में 27 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बाढ़ के चलते लोगों तक जरूरी सामान और बिजली की आपूर्ति बाधित हुई है। उत्तर पूर्वी मानसून के सक्रिय होने को भारी बारिश की वजह माना जा रहा है। कई इलाकों से भूस्खलन की खबर है। मुख्यमंत्री जयललिता हालात पर नजर बनाई हुई है। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। सरकार ने कहा कि पीड़ितों को हर मुमकिन मदद दी जाएगी। महंगाई के मोर्चे पर लोगों को राहत मिलने नहीं दिखाई दे रही। दाल और दूसरे खाने पीने की चीजों के महंगे होने से अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5% हो गई। यह लगातार दूसरा महीना है जब खुदरा महंगाई दर में इजाफा दर्ज किया गया। सितंबर में यह आंकड़ा 4.41% था, जबकि अगस्त में यह आंकड़ा 3.74% था, जबकि पिछले साल अक्टूबर में यह आंकड़ा 4.62% था। अक्टूबर में खाद्य महंगाई दर में 5.25% की वृद्धि दर्ज की गई। दलहन की कीमतों में 42% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में खुदरा महंगाई ज्यादा बढ़ी है।
औद्योगिक उत्पादन के मोर्चे पर सितंबर में फिर से कमी दर्ज की गई। सितंबर में औद्योगिक उत्पादन में 3.6% की दर से बढ़ोतरी दर्ज की गई। अगस्त में आंकड़ा 6.2% था। बीते साल सितंबर में आईआईपी ग्रोथ 2.6% रहा था। खनन क्षेत्र में खराब प्रदर्शन सितंबर में औद्योगिक उत्पादन में गिरावट की बड़ी वजह रही। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।